हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई एम वकास अहमद और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जेलेटिन। जेलेटिन एक एनिमल्स ओरिजिन की ड्रग है जो प्रोटीन इन नेचर होती है। जेलेटिन का वर्ड बेसिकली एक जेली से निकला है। चूँकि इसकी जेली लाइक अपीयरेंस होती है इसीलिए इसको जेलेटिन कहा जाता है। अगर सबसे पहले हम इसके यूजेस पढ़ लेना, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ के यूजेस पता हो तो हमें उस टॉपिक को पढ़ने की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है और हमारे जहन में एक माइंड मैप बन जाता है, जिसकी वजह से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और बायोलॉजिकल सोर्सेज वगैरह को पढ़ना भी आसान हो जाता है। अगर आपने कभी जर्दा खाया हो ना, तो जर्दे के अंदर छोटी छोटी सी जेली डलती है, या कस्टर्ड वगैरह खाए हो तो कस्टर्ड के अंदर भी जो छोटी छोटी सी जेली होती है ना, वो बेसिकली जेलेटिन से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा जो बेकरी गुड्स होती हैं, स्पेसिफिकली केक हो गया, बिस्कुट वगैरह हो गए, जिनके अंदर छोटी छोटी जेली टाइप की डलती है, या उसके अलावा आपके पास जो बबल हो गया, च्युइंगम्स और जो पेस्ट्स होते हैं जैसे टूथपेस्ट वगैरह हो गया, इनके अंदर भी जेलेटिन का काफ़ी तादाद में इस्तेमाल होता है। जेलेटिन के और भी ज़्यादा यूजेज हैं जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जो यूजेस वाला टॉपिक है। बेसिकली आज हमने ये 5 चीज़ें कवर करनी है कि इसके बायोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं, ज्योग्राफिकल सोर्सेज क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनको प्रिपेयर किस तरह किया जाता है और इसके बेसिक यूजेस क्या क्या क्या। बायोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब ये है कि लिविंग थिंग्स के कौन कौन से पार्ट से इसे हासिल किया जाता है। चूँकि इसको मैंने आपको बताया कि प्रोटीन डेरिवेटिव्स होती हैं, तो इसको ना बोन्स को, स्किन्स को या टेंडॉन्स को, इन तीनों चीज़ों को बॉयल किया जाता है और उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स या बेसिस। तो उसके ज़रिए से हमारे पास जो न्यूट्रिएंट हासिल होते हैं या जो फ्लूइड हासिल होता है उसमें जेलेटिन होता है। फिर हम उसको सेपरेट कर लेते हैं और उससे फिर काबिल इस्तेमाल बनाते हैं। या तो वो पाउडर फॉर्म में होता है या तो फ्लेक्स की फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद हम उसके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाते हैं और डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करने के बाद उसे डेली लाइफ में इस्तेमाल किया जाता है। तो मेन यूजेस क्या है कि हमारे पास जो स्किन्स होती हैं, स्पेसिफिकली जो गायें होती है, भेड़ होती है, बकरियां होती है, उनकी जो हड्डियां होती हैं या जो उनके स्किन्स होते हैं, या जो यूरोप वाली साइड होती है वहाँ पे जो है ना पिग्स होते हैं, उन पिग्स की स्पेसिफिकली स्किन को इस्तेमाल किया जाता है जेलेटिन को हासिल करने के लिए। तो नॉर्मली जेलेटिन को हासिल करना थोड़ा सा टफ काम होता है, क्योंकि हड्डियाँ, स्किन्स और टेंडॉन्स, और ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। कम अज़ कम 40 से 45 दिन लग जाते हैं जेलेटिन को हासिल करते करते। तो ये थे इसके बायोलॉजिकल सोर्सेज। अगर हम इसके ज्योग्राफिकल सोर्सेज की तरफ आएँ तो ज्योग्राफिकल सोर्स का मतलब ये है कि ये कौन कौन से इलाके से हासिल किया जाता है। तो इसके ज्योग्राफिकल सोर्सेज इतने ख़ास नहीं हैं। जहाँ पे गायें, बैल, बकरियाँ ज़्यादा होंगी वहाँ पे ये ज़्यादा हासिल किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जानवरों को शिकार करके उनकी स्किन ज़्यादा हासिल की जाएंगी। या जो है ना उनके जो स्पेसिफिकली जो मुस्लिम कंट्रीज़ होती है ना, वहाँ पे जब कुर्बानी होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है गाय की जो खालें होती हैं वो जमा हो जाती हैं, और स्पेसिफिकली कुर्बानी के बाद जो उनकी हड्डियाँ वगैरह होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जमा होती हैं। तो ये एक बेहतरीन जो मुस्लिम वर्ल्ड्स वाली कंट्रीज़ है ना जितनी, वो उनके लिए बेहतरीन जोग्राफिकल सोर्सेज है। करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो अगर ये पाउडर फॉर्म में हो ना तो ये कलरलेस होता है, और या तो ये हल्का हल्का सा ना येलो कलर का होता है, जिस तरह आटा होता है ना बिल्कुल उसी तरह का ये दिखता है हमें। अगर मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये दो फॉर्म में होता है। एक जो है ना ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होता है, जिस तरह शीशे का, कांच का गिलास होता है ना, बिल्कुल उसी तरह। और एक ये पाउडर फॉर्म में होता है। अगर ये पाउडर फॉर्म में हो तो ये कलरलेस होता है और स्लाइटली येलो होता है। लेकिन अगर ये शीशे की फॉर्म में हो तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट और ब्रिटल होता है। नॉर्मली जो इसका कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता इतना अच्छा, नॉर्मली इसका टेस्ट नहीं होता, इसको टेस्ट बनाया जाता है इसका। इसके अंदर जो है ना मीठी चीज़ें डाली जाती हैं, जिसकी वजह से इसकी जेली लाइक अपीयरेंस बनती है और इसका मीठा टेस्ट आता है। और ना ही इसका कोई ऑर्डर होता है। जिस तरह आटा होता है ना, आटे का कोई ख़ास स्मेल नहीं होती, यानी आप दूर से सूंघ के नहीं बता सकते कि यार उस जगह पर आटा पड़ा हुआ है। आप करीब जाके सूंघेंगे तब आपको हल्का सा फील होता है कि यार ये ऑर्डर है इसका कोई ना कोई। तो इसका कोई ख़ास ऑर्डर नहीं होता। ये फ्लेक्स की फॉर्म में या पाउडर की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होती हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये किन किन चीज़ों में सोलूबल होता है। ये 3 चीज़ों में सोलूबल होता है। एक ये हॉट वाटर में सोलूबल होता है, एक ये ग्लिसरॉल में सोलूबल होता है, और तीसरा ये एसिटिक एसिड में सोलूबल होता है। इन 3 चीज़ों में ये सोलूबल होता है। नॉर्मली जब हम प्रोटीन्स के एक्सट्रैक्ट को हासिल कर लेते हैं ना, जो हड्डियाँ होती हैं, स्किन्स होते हैं, टेंडोन्स में, तो उसके बाद हम उनका जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको हॉट वाटर में बॉयल करते हैं, या ग्लिसरॉल और हॉट वाटर दोनों में उसको बॉयल करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसके अंदर जो जेलेटिन होती है उसको हम सेपरेट कर देते हैं, और सेपरेट करने के बाद उसको थोड़ा सा हीट अप करते हैं, और हीट अप करने के बाद उसे कूल करते हैं, और उसके बाद उसकी जेली लाइक अपीयरेंस बन जाती है। ये इन तीनों चीज़ों में तो सोलूबल हो जाता है, हॉट वाटर में, ग्लिसरॉल में और एसिटिक एसिड में। लेकिन ये कोल्ड वाटर में सोलूबल नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि ये कोल्ड वाटर के अंदर ना स्वेल कर जाता है।
स्वेल इसलिए करता है क्योंकि ये पानी को चूसता है। जिस तरह रुई पानी को चूसती है ना, इसी तरह ये भी जेली लाइक होता है, तो ये भी पानी को चूस जाता है और 5 से 10 गुना पानी को अपने अंदर चूस जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा स्वेल हो जाता है। अब जब ये स्वेल हो जाता है ना, उसके बाद इसके अंदर से पानी को दोबारा जो है ना एवापोरेट करवाना और उसमें से जेलेटिन को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसीलिए हम जो है ना 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी को बॉयल करते हैं और उस बॉयल वाटर के अंदर इसको सोलूबल करते हैं और वहाँ से हम जेलेटिन को निकाल लेते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि अगर हम ड्राई कंडीशन दें ना, तो इनको कुछ भी नहीं होता और ये स्टेबल रहती है। यानी जिस तरह आटा होता है, जिंजर पाउडर होता है, वो अगर नॉर्मली पड़ा रहे ना, तो ड्राई कंडीशन में इनको कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आप मॉइस्ट कंडीशन देते हैं ना, चूँकि मॉइस्ट कंडीशन में ये मीठा हो जाता है और जेली लाइक अपीयरेंस बन जाती है, तो इनके ऊपर जो बैक्टीरियाज के अटैक होते हैं उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जेलेटिन की प्रिपरेशन करना ना नॉर्मली बड़ा टफ काम है, आपको पहले भी बताया। इसमें कम से कम जो है ना 40 से 45 या 50 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के अंदर से प्रोटीन्स निकालना, उसके बाद सेपरेट करना, फिर उनके बाद उसे सुखा के जेली लाइक अपीयरेंस देना, ये काफ़ी टफ काम होता है। तो ये तकरीबन 7 स्टेप्स में किया जाता है। पहला वाला स्टेप होता है रॉ मटेरियल। हम रॉ मटेरियल जमा करते हैं और इसे कंटेनर के अंदर डाल के ना, उस कंटेनर के अंदर हम दूध डाल देते हैं और दूध के साथ साथ पानी डालते हैं और पानी के साथ साथ चूने के पत्थर डाल देते हैं। तो अब वो जो चूने के पत्थर होते हैं ना, उसको हम बेसिकली लाइम वाटर कहते हैं। अब वो जो लाइम वाटर डालते हैं और दूध डालते हैं, तो उसके बाद ना उसको 40 दिन तक एक कंटेनर के अंदर रख के स्टेबल किया जाता है। यानी 40 दिन तक रखा जाता है, ताकि जो स्किन वगैरह होती है, स्किन के साथ जो बाल वगैरह लगे हो या उनके साथ कोई गोश्त लगा हो या जो कॉन्ड्रोप्रोटीन्स होती हैं, नॉर्मली जो बोन्स होती हैं उनके अंदर कॉन्ड्रोप्रोटीन्स होती हैं, वो सारी की सारी जो है ना एलिमिनेट हो जाए। फिर डीफेटिंग, एक्सट्रैक्शन, सेटिंग और ड्राइंग और ब्लीचिंग, ये 4 मेन स्टेप्स होते हैं जिनको अगर फर्दर प्रोसीड किया जाता है ताकि हम जेलेटिन को हासिल कर सकें। अब हम एक एक स्टेप फुल डिटेल से पढ़ते हैं। पहला वाला स्टेप ये है कि आपने प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके लिए आपके पास रॉ मटेरियल होने चाहिए। रॉ मटेरियल क्या है जी, आपके पास बोन्स होनी चाहिए, स्किन्स होनी चाहिए और टेंडोन्स होनी चाहिए। बोविडियंस कहते हैं आपके पास जो बेल, बकरियां या शीप्स वगैरह जिन चीज़ों से आप हासिल कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए और इनको आपने एक लाइमिंग ऑपरेटर में डाल देना होता है। लाइमिंग ऑपरेटर उस बर्तन को कहते हैं या उस कंटेनर को कहते हैं जिसके अंदर आपने लाइम वाटर डाला हुआ है, यानी चूने का पत्थर डाला हुआ है और उसके अंदर पानी डाला हुआ है और थोड़ा सा हम मिल्क भी डाल देते हैं, क्योंकि मिल्क जो है ना उनको एक तो इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करता है और दूसरा जो जेलेटिन होती है वो मिल्क के अंदर अच्छी तरीके से सोलूबल होती है। तो हम जो मिल्क वाला पोर्शन होता है उसे सेपरेट कर लेते हैं और सेपरेट करने के बाद उसमें अंदर से ना जेलेटिन हासिल करना बड़ा आसान काम होता है, क्योंकि मिल्क के अंदर भी एक प्रोटीन होती है जिसे कीजीन प्रोटीन कहा जाता है और ये जो जेलेटिन होती है ये खुद भी प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन में से प्रोटीन को सेपरेट करना बड़ा अच्छा और ईजी काम होता है। दूसरा है जी लाइमिंग प्रोसेस। लाइमिंग प्रोसेस क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि हमने जो लाइमर होता है, लाइमिंग ऑपरेटर होता है, हम लाइमिंग ऑपरेटर के अंदर इनको डाल देते हैं और तकरीबन 30 से 40 दिन तक उनको छोड़ देते हैं और ये दिन वेरी करते हैं और ये जो दिन होते हैं ना ये फैक्ट्री टू फैक्ट्री भी वेरी करते हैं, क्योंकि किसी फैक्ट्री के पास अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं और किसी फैक्ट्री के पास अच्छी नहीं होती है। और कोई फैक्ट्री जो है ना स्किन से हासिल करती है जेलेटिन, कोई बोन से हासिल करती है, कोई टेंडोन से हासिल करती है। अगर आप स्किन से हासिल कर रहे हैं ना तो लाइमिंग का प्रोसेस आपके लिए होगा। अगर आप बोन से या टेंडोन से हासिल कर रहे हैं तो फिर आप लाइमिंग का प्रोसेस नहीं कर सकते। ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा। स्किन को पहले से ही हम अच्छी तरीके से वॉश कर लेते हैं, धो लेते हैं, उनके ऊपर जो बाल वगैरह लगे होते हैं वो पहले से हमने सेपरेट किए होते हैं। उसके बाद हम स्किन को जो है ना आराम से डाल देते हैं कंटेनर के अंदर और मैंने आपको बताया था कि वही लाइम वाटर डालते हैं, 30 से 40 दिन तक इंतज़ार करते हैं। उसके बाद क्या होगा कि अगर उनके साथ कोई गोश्त के पीसीज वगैरह लगे होंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। या जो कॉन्ड्रोप्रोटीन्स होती है, ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रोटीन्स होती हैं जो अंदर इनके अंदर जो है ना जेलेटिन होती है और फैटी एसिड्स होते हैं। ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये भी स्पॉनिफाइड हो जाते हैं और ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। रिमूव होने के बाद स्किन अच्छी तरीके से वॉश हो जाती है और हम स्किन को निकाल देते हैं। अब नीचे जो हमारे पास फिल्ट्रेट बचेगा ना, उस फिल्ट्रेट को हम रिमूव कर लेते हैं। उस फिल्ट्रेट के अंदर दूध होगा, हल्का सा पानी होगा, जेलेटिन की प्रोटीन होगी, कीजीन की प्रोटीन होगी और लाइम होगा। ये सारी चीज़ें जो हमारे पास मौजूद होंगी, जो लाइमिंग प्रोसेस से हासिल किया जाता है, इसको फिर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्शन से हम इनसे जेलेटिन रिमूव करेंगे। डीफेटिंग का प्रोसेस बेसिकली बोन्स के लिए होता है। जो बोन्स या टेंडोन्स होती हैं उनको हम एक क्लोज कंटेनर के अंदर डाल देते हैं और क्लोज कंटेनर के अंदर डालने के बाद उनके अंदर बेंजीन डाल देते हैं और बेंजीन डालने के बाद ना उसे 10-15 दिन के लिए हम स्टेबल रख देते हैं। अब वो जो बेंजीन डली होती है ना, बेंजीन उनके अंदर क्या करती हैं, काफ़ी सारे रिएक्शंस करती हैं और रिएक्शन करने के बाद ना बोन को डिज़ोल्व करती हैं और बोन को डिज़ोल्व करने के बाद उनमें से जेलेटिन प्रोटीन्स निकलवा देती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास मिनरल्स या इनऑर्गेनिक पोर्शन होता है बोन्स का,
उसको भी डिज़ोल्व करने के लिए हम उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देते हैं, क्योंकि बोन्स बड़ी टफ होती हैं, बेंजीन उनको इतनी अच्छी तरीके से डिज़ोल्व नहीं कर सकता, और अगर डिज़ोल्व कर भी ले तो उसमें से कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, क्योंकि बोन्स के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो निकल आता है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये बेसिकली कैल्शियम जो निकलता है बोन्स के अंदर से, उस कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड बना लेते हैं। तो वो जो कैल्शियम क्लोराइड होते हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, और जेलेटिन के प्रोटीन्स को निकालना बड़ा आसान काम हो जाता है। अब जब अगर हम लाइमिंग का प्रोसेस करें या डीफेटिंग का प्रोसेस करें, उसके बाद जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट हासिल होता है ना, हम उसको उसमें से जेलेटिन हमारा मेन गोल क्या है कि उनमें से जेलेटिन बाहर निकालना है। तो जेलेटिन को बाहर निकालने वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि एक्सट्रैक्शन का मतलब ये है कि आपके पास जो भी फिल्ट्रेट हासिल हुआ है ना, उसको हॉट वाटर के अंदर डालें और एक ओपन पैन के अंदर डाल के नीचे से बॉयलर लगा दें, और बॉयल करते रहे। अब जो बॉयलर से क्या होगा कि जो पानी होगा और जो लाइम वाटर होगा या कोई और चीज़ें होंगी ना, जो फालतू चीज़ें हैं, वो उड़ जाएंगी, एवापोरेट हो जाएंगी, और एवापोरेट होने के बाद हमारे पास जो जेलेटिन होगी या जो हमारे पास कीजीर प्रोटीन होगी वो हासिल हो जाती है। और उसके बाद ना हम सेटिंग का प्रोसेस करते हैं, और सेटिंग के प्रोसेस के बाद हम इजीली उसे सॉलिडिफाइड करके जेलेटिन जेली फॉर्म में हासिल कर लेते हैं। अब जब हमने उसे हासिल कर लिया है तो उसके अंदर अभी भी जो है ना मॉइस्चर कंटेंट मौजूद है, और मॉइस्चर कंटेंट की वजह से उसमें बैक्टीरिया का अटैक हो सकता है। तो इसीलिए हमने उसे ड्राई करना है, और ड्राइंग कंपार्टमेंट होते हैं हमारे पास। अब जिस जगह से हमने हासिल किया होता है ना, उसके साथ साथ ही ड्राइंग कंपार्टमेंट होते हैं। ड्राइंग कंपार्टमेंट ये होता है कि नीचे जो है ना चूल्हे लगे होते हैं, हम उसके अंदर जेलेटिन के पाउडर को या जो है ना जो हमने स्टेक्स हासिल किया उसको डाल देते हैं, और हर जो कंपार्टमेंट होता है ना उसका टेम्परेचर ना 10 डिग्री सेंटीग्रेड वेरी करता है। यानी एक कंपार्टमेंट का अगर 20 है, अगले का 30 होगा, अगले का 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। और यूँ जो है ना 30 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारी पूरी कोशिश होती है, मेनली 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका सारा का सारा मॉइस्चर को हम अब्जॉर्ब कर लें, एवोपोरेट करवा दें, और जो हमारे पास जेलेटिन है वो प्योर फॉर्म में हासिल हो। उसके बाद लास्ट स्टेप हमारे पास ब्लीचिंग होता है। अगर हमने प्योर हासिल करनी है और उसे डिफरेंट फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करना है, तो हम सल्फर डाइऑक्साइड के मिक्सचर के साथ उसकी ब्लीचिंग करवा देते हैं। ब्लीचिंग की वजह से क्या होता है कि हमने अगर उसको कोई कलर वगैरह देना है ना, यानी आपने अगर जेली देखी हो, अगर रेड कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है, ब्लू कलर की जेली होती है, तो वो कलर देना हमारे लिए बहुत आसान काम होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास प्रिपरेशन के मेन मेथड थे जिसके ज़रिए से हम फैक्ट्रीज़ के अंदर जेलेटिन को हासिल करते हैं। यूजेस तो वैसे जेलेटिन के बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मेन और मेजर है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। जेलेटिन को पेस्ट्रीज़ वगैरह में, पेस्ट वगैरह में, यानी जो टूथपेस्ट होते हैं, सपोजिटरीज़ होती है जो वजाइनल ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं या एनल ट्रीटमेंट के लिए, वो सपोजिटरीज़ में, कैप्सूल के ढक्कन बनाने में, ये जो कैप्सूल के कवर होते हैं उसके लिए, या उसके अलावा जो है ना मैन्युफैक्चरिंग रबर सब्सटीट्यूशंस, जो रबर का मेन जो सब्सटीट्यूशंस होते हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। जो रबड़ होता है ना वो बेसिकली पॉलीमर से बना होता है, इथाइन वगैरह से। अब वो जो इथाइन वगैरह होता है ना, तो उसके अंदर थोड़ी सी जेलेटिन मिला दी जाती है ताकि उसके अंदर लचक आ जाए, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए भी हम थोड़ा सा जेलेटिन उससे इस्तेमाल करते हैं। एडिसिव्स, चूँकि इसमें जेली लाइक अपीयरेंस होती है, और जेली लाइक मटेरियल जो भी चीज़ होती है ना वो चिपकती है, तो जो भी ग्लूज़ होती है, हनी होती है, इन तरह की चीज़ों में भी जो है ना हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सीमेंट्स वगैरह में भी थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटिंग इंक्स जो होती है, इंक होती है ना, जो भी इंक होती है ना वो टोनर के साथ इस्तेमाल की जाती है, और टोनर के बाद ना उसने पेज पे चिपकना होता है। स्पेसिफिकली जो हमारे पास एक्सरेज मशीन होती हैं, या उसके अलावा हमारे पास जो प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं, उनकी जो इंक होती है ना उसमें भी जेलेटिन को इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंक जो है ना पेपर के ऊपर अच्छे तरीके से चिपक सके। इसके अलावा जो प्लास्टिक के कंपाउंड्स होते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क होती है, जो कपड़े वगैरह होते हैं, ठीक है, उनमें भी इस्तेमाल की जाती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट्स में इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा इसे मर्क्यूरी लैंप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और मेन जो चीज़ ये है कि जो कल्चर वगैरह होते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हासिल करनी होती है उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास मेन इसके बड़े बड़े यूजेस थे। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस, अगर हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें, चूँकि ये प्रोटीन इन नेचर है, तो प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, तो इसीलिए ये भी सारी की सारी अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होंगी। और ये जो अमाइनो एसिड्स की रेशो है ये आपको याद करनी पड़ेगी। ग्लाइसिन इसके अंदर 25.5% होती है, एलानिन 8.7% होती है, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, सिस्टीन, म्यूथेनिन और एंड में आर्जिनिन, ये सारी की सारी इसकी रेशो है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये सारी के सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।